लास्ट वीडियो वीडियो लेक्चर था जेनेटिक्स एल्गोरिदम का। उसमें हमने बेसिक्स देखे थे जेनेटिक्स एल्गोरिदम के। उसमें हमने देखा था कि जो ये है जेनेटिक एल्गोरिदम लॉजिकली इंस्पायर्ड मॉडल है, ह्यूमन लॉजिकली इंस्पायर्ड मॉडल है, जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। और हमने देखा था कि किस तरह से हम रियल टाइम प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रोमोसोम्स बना सकते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स के अंदर स्ट्रिंग ऑफ जीन्स होते हैं और हर एक जीन की वैल्यू को अलील कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि पॉपुलेशन साइज़ क्रिएट किया जाता है, जिसको फिनोटाइप और जीनोटाइप में फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कुछ प्रॉब्लम सेट देखे भी थे, जैसे लाइक फूड एलर्जी प्रॉब्लम था या टाइम टेबल का इशू था। तो हम उसको किस तरह से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू जेनेटिक्स एल्गोरिदम की प्रॉब्लम के अंदर क्रोमोसोम बना सकते हैं। और सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हमने देखा था कि एक पॉपुलेशन कहा जाता है। तो जिस तरह से हमने प्रीवियसली बाकी सारे एल्गोरिदम्स देखे हैं कि किस तरह से वो जिस तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसी तरह से जेनेटिक्स एल्गोरिदम भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम रियल टाइम प्रॉब्लम्स को क्रोमोसोम्स के फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं और क्रोमोसोम्स से फर्दर उनके ऑफस्प्रिंग्स हम जो है वो जनरेट करवाते हैं। इस तरह से जो क्रॉस कुछ रिप्रोडक्शन ऑपरेटर्स भी देखे थे हमने, क्रॉसओवर देखा था कि किस तरह से फिटेस्ट जो पॉपुलेशन है, पेरेंट्स हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फर्दर रिप्रोडक्शन ऑपरेटर्स के थ्रू हम कट कर देते हैं। सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर था और मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर था। उसके बाद उसके थ्रू हम न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करते थे जो कि बेटर सोल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी देखा था कि अगर क्रॉसओवर की बजाय हम किसी एक वैल्यू को, जीन वैल्यू को म्यूटेट कर दें, चेंज कर दें, तो हो सकता है कि वो बेटर जो सोल्यूशन है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो उसी की कंटिन्यूशन में हमारा सेकंड लेक्चर है जेनेटिक्स एल्गोरिथम पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है पॉपुलेशन के अंदर, उनमें से जो क्रोमोसोम सिलेक्शन है कि किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेट करने के लिए, ताकि अगर एक अच्छा सोल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा है, 80% और 75% की एक्यूरेसी के साथ आ रहा है, तो हम उस पॉपुलेशन में से किस तरह से क्रोमोसोम्स या पेरेंट्स चूज़ करें ताकि फ़र्दर वो न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करें। और हो सकता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो एक 85% और 95% तक की एक्यूरेसी दे सके हमारी प्रॉब्लम सेट को। तो सिलेक्शन प्रोसेस हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करना, उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कौन कौन सा है। सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं, दैट इज़ सबसे पहले तो आइडिया ले लें कि व्हाट इज़ सिलेक्शन प्रोसेस। सो इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट पेरेंट्स फ्रॉम द करंट पॉपुलेशन। द सिलेक्शन इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन द फिटनेस। आज अब जो फिटेस्ट पॉपुलेशन क्रोमोसोम्स होंगे उनको हम चूज़ कर लेंगे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। द बेटर द फिटनेस ऑफ अ क्रोमोसोम द ग्रेटर इट्स चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड टू बी अ पेरेंट। तो जिसकी फिटनेस ज़्यादा अच्छी होगी उसका ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन के एज अ पेरेंट चूज़ किया जा सकेगा। तो फिटनेस अगर प्रीवियसली भी देखें तो हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू देखते हैं कि अगर उसके वैल्यू थ्रेशोल्ड मीट करती है तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा फिट है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। ये फिटनेस के लिए एक हमने बिना कोई क्राइटेरिया रखा होता है कि अगर इस रेंज के अंदर उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं तो इट मीन्स कि दिस पर्सन इज़ फिट, और अगर नहीं है तो इट मीन्स कि ये अनफिट है। जिस तरह से अगर रियल टाइम प्रॉब्लम हम ले तो रियल टाइम में ब्लड प्रेशर की रेंज डिफाइंड है, ये डिफरेंट डायबिटीज़ है तो उसकी भी रेंज डिफाइंड है। अगर उस रेंज के अंदर आपका बीपी या आपका डायबिटीज़ का रिज़ल्ट आता है तो इट मीन्स कि आप फिट है। अगर उससे लेसर और ग्रेटर आता है तो इट मीन के किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन है, आप फिट नहीं हैं। तो फिटनेस चेक की जाती है क्रोमोसोम्स की, जो हम कन्वर्ट करते हैं रियल टाइम प्रॉब्लम्स को जीनोटाइप के अंदर। और उसके बाद जो फिटेस्ट पेरेंट्स होंगे वो इनका ज़्यादा चांस होता है कि वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेट करने के लिए सिलेक्ट किए जा सकें। उसके बाद आ जाता है सेकंड चीज़, द रेट एट विच अ सिलेक्शन एल्गोरिदम सिलेक्ट्स इंडिविजुअल्स विद अबव एवरेज फिटनेस इज सिलेक्टिव प्रेशर। सिलेक्टिव प्रेशर है कि किस प्रेशर के साथ एक एल्गोरिदम, कोई भी हम डिफरेंट एल्गोरिदम सीखेंगे कि वो सिलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को, उसमें सिलेक्टिव प्रेशर है। सिलेक्टिव प्रेशर अब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब इशू क्या है कि सिलेक्टिव प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ सिलेक्टिव प्रेशर द पॉपुलेशन विल फेल टू कन्वर्ज अपॉन अ सोल्यूशन। अगर सिलेक्टिव प्रेशर कम है, पेरेंट्स को चूज़ करने का प्रेशर कम है, फिटनेस उनकी चेक करने का सिलेक्टिव प्रेशर कम है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं इस एल्गोरिदम के, जेनेटिक्स एल्गोरिदम के, जिसमें क्रोमोसोम है, पॉपुलेशन है, जीन है। अब सिलेक्टिव प्रेशर का एक न्यू
यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। तो सिलेक्टिव प्रेशर अगर बहुत कम होगा तो हो सकता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है कन्वर्ज ही ना कर सके किसी अच्छे सोल्यूशन के लिए। और अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ना हो जाए, कन्वर्ज प्रीमेच्योरली कन्वर्ज हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देना चाहूँगी कि अगर आपके लिए कोई मैंने टारगेट या कोई टास्क असाइन किया है या असाइनमेंट असाइन की है, और अगर उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ करती हूँ, इसको फ़ौरन करें, अभी करें, शाम तक करें या कल तक की डेडलाइन है, तो हो सकता है कि आप प्रीमेच्योरली कन्वर्ज ही ना करें, यानी कि डाइवर्सिटी ना हो, किसी एक ही पर्सन की असाइनमेंट सारी की सारी क्लास कॉपी करके वो सबमिट करवा दे। तो ये है, अगर सिलेक्टिव प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो इस तरह के इशू आएंगे। और अगर आपको मैं बिल्कुल स्लो डाउन कर दूँ, कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर ना दूँ कि ठीक है जी इसको कर लें, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर टाइम मिला तो हम इसको इवेलुएट कर लेंगे, अगर टाइम मिला तो, अगर ना मिला तो फिर देखेंगे, देखी जाएगी। अगर इस तरह का सिलेक्टिव प्रेशर कम हो तो कोई भी उस असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं करेगा। सो दिस आर द इश्यूज़ विद सिलेक्टिव प्रेशर इन जेनेटिक एल्गोरिदम के अगर इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ सिलेक्टिव प्रेशर द पॉपुलेशन विल फेल टू कन्वर्ज अपॉन अ सोल्यूशन। और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है इसमें डाइवर्सिटी ना हो, कन्वर्जेंस जो है वो प्रीमेच्योरली हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट हमारा जो एल्गोरिदम है सिलेक्शन का, दैट इज़ रैंडम सिलेक्शन। रैंडम ही है जो जेनेरिक यूज़ होता है। रैंडम सिलेक्शन, इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली विद नो रेफरेंस टू फिटनेस एट ऑल। रैंडमली हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम किसी को भी पकड़ के उठा के हम उसके ऊपर क्रॉस ओवर या म्यूटेशन अप्लाई करके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेट कर सकते हैं। इसमें हम फिटनेस को कंसीडर नहीं करते। सो रैंडम सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा रैंडम है। ऑल द इंडिविजुअल्स गुड और बैड हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर किसी भी क्रोमोसोम को आप चूज़ करके उसको एज अ पेरेंट बना के उससे फर्दर ऑफस्प्रिंग जनरेट करवा सकते हैं। फिटनेस डजंट मैटर एट ऑल। सो ये रैंडम सिलेक्शन था। रैंडम सिलेक्शन के बाद लेकिन इसमें रैंडम सिलेक्शन का प्लस पॉइंट ये था कि हर एक क्रोमोसोम चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसकी फिटनेस उसको इक्वल चांस मिलता है कि वो पेरेंट बन सके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड एल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन प्रोसेस इज़ प्रोपोर्शनल सिलेक्शन है। प्रोपोर्शनल सिलेक्शन का सबसे पहले तो आप आइडिया ले लें, इसको नोटबुक के ऊपर सॉल्व भी करवाऊंगी एग्जांपल। प्रोपोर्शनल सिलेक्शन में क्या कहता है, वी कैन सिलेक्ट द फिटेस्ट क्रोमोसोम, सबसे जो फिट क्रोमोसोम है उसको सिलेक्ट किया जाता है। However, the selection of the only the fitter chromosome may result in the loss of correct gene value which may be present in a less fit member। लेकिन अब ड्रॉ क्या है, ड्रॉबैक इसका सबसे पहले तो प्लस पॉइंट इसका ये है कि सबसे फिटेस्ट जो क्रोमोसोम है, जो सबसे अच्छा सोल्यूशन ऑलरेडी दे रहा है, उसको ही को एज अ पेरेंट चूज़ किया जाएगा ताकि उसके जो ऑफस्प्रिंग जनरेट हो सकता है वो अपने पेरेंट से भी ज़्यादा अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। लेकिन साइड बाय साइड अगर इसका ड्रॉबैक देखें तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी जीन वैल्यू ना हो जो कि सोल्यूशन अच्छे सोल्यूशन के लिए होनी चाहिए। वो हो सकता है कि जो जीन वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है एक अच्छा सोल्यूशन बनाने के लिए वो किसी लेस फिट क्रोमोसोम के अंदर हो। तो इसके लिए फिर क्या उन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। On one way to overcome this risk is to assign probability of selection to each chromosome based on its fitness। हर एक क्रोमोसोम को उसकी फिटनेस के बेस पे एक probability असाइन कर दे कि जितनी उसकी फिटनेस है उस हिसाब से उसको मौका मिले पेरेंट बनने का। In this way even the less fit members have some chance of surviving into the next generation। तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि कभी ना कभी जो कम फिटनेस वाला क्रोमोसोम है उसकी भी बारी आ जाए कि वो भी एज अ पेरेंट बन के नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेट करे, वो ऑफस्प्रिंग एक बेटर सोल्यूशन प्रपोज कर सकें, कन्वर्ज कर सकें। ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम जीए सॉल्व करता है, जीए सर्चिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। इसमें जो आजकल ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं पाथ सर्चिंग का, जिसके लिए हमने पाथ सर्चिंग के लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च भी हमने यूज़ किया था, हमने ए स्टार सर्च एल्गोरिदम या ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ये जेनेटिक एल्गोरिदम भी इसी तरह से सॉल्व कर सकता है। सो फर्दर जीए वर्क किस तरह से करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम आई में बी कैलकुलेटेड। अब प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन है क्रोमोसोम्स की जिसमें 100 और थाउजेंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, डाटा सेट है, डाटा सेट के देख लें कि एक इंस्टांस को हम एक क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं, एक रो को, उसमें 100 भी हो सकती हैं, 1000 रोज भी हो सकती हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से हम इसके प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन में फ़िटनेस चेक करते हैं। एक इंडिविजुअल आई आपने लिया, पॉपुलेशन ऑफ आई, कोई भी एक क्रोमोसोम, उसकी फ़िटनेस जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय होल फिटनेस ऑफ ऑल द क्रोमोसोम इन अ पॉपुलेशन। एग्जांपल अगर आप देखिए कि यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स है हमारे पास और आगे उनकी फ़िटनेस वैल्यू है, फर्स्ट की 7, सेकंड की 4, 2 एंड 1।
तो क्रोमोसोम की सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि 7 तो फिटनेस हुई क्रोमोसोम 1 की अपनी, डिवाइडेड बाय 14। अब 14 कहाँ पे आया है? 14 सम है सारी क्रोमोसोम जितने इस पॉपुलेशन के अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो उनकी फिटनेस को सम किया गया है, यानी कि 7 + 4 + 2 + 1। तो ये सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी? फिटनेस ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम 7 डिवाइडेड बाय टोटल फिटनेस ऑफ ऑल द क्रोमोसोम इन अ पॉपुलेशन। सो 7/14 करके जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह से सेकंड जो क्रोमोसोम है उसकी पर्सनल फिटनेस 4 है, डिवाइडेड बाय ऑल द फिटनेस वैल्यूज़ ऑफ इन अ पॉपुलेशन। 4/14, 2/14 एंड 1/14। इसको कैलकुलेट करके पॉइंट में आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी में जो भी बात हुई थी कि प्रोबेबिलिटी असाइन एक दफ़ा हो गई तो किस तरह से मौका मिल सकता है लेस फिटेस्ट मेंबर को। उसके लिए जो सोल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया है वो रोलेट व्हील का है। या पाई चार्ट अगर आपने बनाया हो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि एक दफ़ा आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 360, क्योंकि ये पूरा रोलेट व्हील जो पाई चार्ट है वो 360 डिग्री पे होता है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 360 करके तो कुछ प्रोपोर्शनल हम प्रोपोर्शनेट निकालते हैं। तो उसके बाद हर एक 4 क्रोमोसोम्स थे जिनकी हमने सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी निकाली, तो हर एक को यहाँ पे हमने पाई चार्ट में उसका परसेंटेज या उसकी जो पार्टिसिपेशन थी वो हमने पार्ट असाइन कहती है परसेंटेज के हिसाब से। अब रोलेट व्हील आपने देखा होगा डिफरेंट जो गेम शोज़ हैं उसके अंदर ही उन्होंने रखा होता है, इसको घुमाते हैं, जहाँ पे आके वो रुक जाए वो प्राइस जो है वो उस पर्सन को जिसने घुमाया होता है उसको साइन कर दिया जाता है। तो इसमें भी वही चीज़ यूज़ हो रही है सिलेक्शन प्रोसेस में। प्रोपोर्शनल सिलेक्शन में कि एक दफ़ा आपने सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी निकाली तो उसके बाद उसको 360 से मल्टीप्लाई करके पाई चार्ट बना लिया, और उसके बाद इसको घुमाया जाता है, जहाँ पे आके ये इसका स्टार्ट रुक जाए वो क्रोमोसोम हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ फर्स्ट पेरेंट। फिर उसके बाद सेकंड टाइम इसको रोलेट व्हील को घुमाया जाता है, और सेकंड टाइम जिस जगह पे आके जिस क्रोमोसोम पे आके वो स्टक करे वो हमारा सेकंड पेरेंट बन के हम फर्दर ऑफस्प्रिंग जनरेट कर लेते हैं थ्रू क्रॉसओवर और म्यूटेशन। और अगर एक ही क्रोमोसोम बार बार सिलेक्ट हो रहा हो तो डुप्लीकेशन इसमें नहीं होती, उसको फिर हम डिस्कार्ड करके दोबारा सेकंड पेरेंट के लिए दोबारा ट्राई करते हैं। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल थी। 4 क्रोमोसोम के साथ रियल टाइम में 4 नहीं होते, 400 हो सकते हैं और इवन 1000 भी हो सकते हैं। डेटा सेट आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, कुछ प्रैक्टिस हो गई तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया ऑलरेडी हो चुका है कि रियल टाइम में किस किस्म के इंस्टांसेस कितने हो सकते हैं। ठीक, सो प्रोपोर्शनल सिलेक्शन हमने देखा। इसकी एग्जांपल मैं आपको पेपर पे भी एक और एग्जांपल करवा देती हूँ। इसके पहले जो चीज़ें रह गई हैं वो देख लें, जो कॉन्सेप्ट रह गया है। क्रोमोसोम्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर फिटनेस रिलेटिव टू द फिटनेस ऑफ ऑल अदर क्रोमोसोम्स। अब एक क्रोमोसोम जो है वो सिलेक्ट किया जाता है एक तो अपनी फिटनेस के ऊपर, और उसके साथ साथ उसकी जो रिलेटिव ग्रेडिंग है उसके रिलेटिव बाकी जो क्रोमोसोम्स के साथ फिटनेस हैं उनके साथ। फॉर दिस ऑल द फिटनेस आर एडिड टू फॉर्म अ सम एस, यानी कि सारी की सारी जो फिटनेस होती है ओवरऑल डेटा सेट की उसको सम किया जाता है। एंड ईच क्रोमोसोम इज़ असाइंड अ रिलेटिव फिटनेस, हर एक को रिलेटिव फिटनेस असाइन की जाती है। इसमें अगर किसी की फ़िटनेस बहुत ज़्यादा है किसी एक क्रोमोसोम की और किसी की बहुत कम है तो वो एवरेज रिलेटिव ग्रेडिंग का आपको आइडिया ही है, उसमें फिर जो है कुछ हर एक का जो प्रोपोर्शन है वो कम डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपका अपर लिमिट बहुत ज़्यादा हो, किसी एक क्रोमोसोम की फिटनेस बहुत ज़्यादा हो, तो बाकी सबका जो चांस है सिलेक्शन का वो कम हो सकता है। So for this, all the fitness are added to form a sum S, and each chromosome is assigned a relative fitness, which is its fitness divided by the total fitness S के। Previously हम इसको देख भी चुके हैं, एक सॉल्व एग्जाम्पल भी देखी है हमने। So a process similar to spinning a roulette wheel is adopted to choose a parent. The better a chromosome's relative fitness, the higher its chance of selection. तो जिसकी फिटनेस रिलेटिवली ज़्यादा होगी उसका ज़्यादा चांस होगा कि एज अ पेरेंट सिलेक्ट हो जाए फर्दर सोल्यूशन कन्वर्ज करने के लिए, बनाने के लिए। सी सो वंस अ पेरेंट इज सिलेक्टेड द व्हील इज़ गिवन अ स्पिन फॉर फाइंडिंग द सेकंड पेरेंट। इफ़ द सेम क्रोमोसोम इज सिलेक्टेड एज अ सेकंड पेरेंट इट इज़ रिजेक्टेड, डिस्कार्ड उसको किया जाता है, एंड द व्हील इज़ स्पन अगेन। आफ्टर फाइंडिंग अ पेयर अ सेकंड पेयर इज सिलेक्टेड एंड सो ऑन। इसी तरह से दो के पेयर्स के साथ फर्दर पॉपुलेशन ऑफ स्प्रिंग जनरेट किए जाते हैं, सोल्यूशन निकाले जाते हैं, और ये सोल्यूशन तब तक निकालते जाते हैं जब तक हमें एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी वाला सोल्यूशन नहीं मिल जाता। सो फाइनली अ क्रोमोसोम में गेट सिलेक्टेड सेवरल टाइम्स एंड अपीयर एज अ पेरेंट सेवरल टाइम। हो सकता है कि एक दफ़ा एक पेरेंट बना है तो दूसरा पेरेंट भी वही नहीं होगा, वो कोई और होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि जब हम चूज़ करें तो एक क्रोमोसोम जो है एक से ज़्यादा दफ़ा पेरेंट बन सके किसी और पेयर के साथ।
एडवांटेज इसका क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। सिलेक्टिव प्रेशर वेरीज विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिटनेस विद इन अ पॉपुलेशन। अब सिलेक्टिव प्रेशर जो है वो आपने कंसीडर करना है, वेरी करता है विद द पॉपुलेशन। अगर बहुत ज़्यादा होगा सिलेक्टिव प्रेशर तो हो सकता है कि आपका सोल्यूशन कन्वर्ज ना करे, उसमें डाइवर्सिटी ना हो, इतना चेंज ना हो। एक ही एग्जांपल याद रखिए कि असाइनमेंट्स अपने कॉपी करके जिस तरह से सबमिट करवा देते हैं अगर टाइम शॉर्ट हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। इसी तरह से सिलेक्टिव प्रेशर ज़्यादा होगा तो कन्वर्जेंस GA की नहीं होगी, और अगर बहुत कम होगी तो हो सकता है कोई अच्छा सोल्यूशन ही ना कोई प्रोड्यूस हो सके। सो डिसएडवांटेजेस का क्या है, एज द पॉपुलेशन कन्वर्ट्स अपॉन अ सोल्यूशन द सिलेक्टिव प्रेशर डिक्रीजेस विच में हाइंडर द GA टू फाइंड बेटर सोल्यूशन। ठीक है जी, जैसे ही पॉपुलेशन कन्वर्ज करेगी सिलेक्टिव प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो अच्छा सोल्यूशन फिर हमें नहीं मिल सकेगा। अलर्ट जी, ये हमारी एग्जांपल है प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन की जिसमें हमारे पास 10 क्रोमोसोम्स हैं। सो 1 से लेके 10 तक क्रोमोसोम्स हैं, ABCD और J तक ये जा रहे हैं। इनके बाय नेम, इनका नेम से रिप्रेजेंट इनको किया गया है। हर एक की फिटनेस यहाँ पे एडिड है, जस्ट लाइक A की 50, B 25, C 25, D 100, E 75, F 125, G 250, H 110, I 140 एंड J 100। तो हमने प्रोपोर्शनल सिलेक्शन का जो एल्गोरिदम है, सिलेक्शन प्रोसेस है कि क्रोमोसोम्स को इस सारी पॉपुलेशन में से कौन सा क्रोमोसोम सिलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोपोर्शनेट जो प्रोबेबिलिटी हमने असाइन करनी है वो किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल फिटनेस निकाल लेते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन की, यानी कि सारी जो इंडिविजुअल फिटनेस है उसको हम सम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको करूँगी, ऐड करूँगी। अगर हम टोटल फिटनेस निकालें 25, 50, 25, 25, 100, 75, 125, 250, 110, 140 एंड 100, तो ये ऑलमोस्ट 1000 बनती है। सो फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हम फिटनेस कैलकुलेट कर लें कंप्लीट पॉपुलेशन की, और उसके बाद इंडिविजुअल फिटनेस को डिवाइड करें कंप्लीट जो टोटल सम है उसके साथ, और हमारी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी निकलती आएगी। एक दफ़ा सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो उसके बाद उसका फिर आप किसी भी तरह से उसको पाई चार्ट में करके रोलर व्हील की तरह से बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप बनाते हैं पाई चार्ट या नहीं। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्रोमोसोम A की अगर हम देखें जस्ट लाइक 50 है, डिवाइडेड बाय इसका जो होल पॉपुलेशन की फ़िटनेस हमने निकाली है सम करके 1000, तो ये हमारे पास 0.05 की इंडिविजुअल सिलेक्शन जो प्रोपोर्शनल ये प्रोपोर्शनेट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फॉर क्रोमोसोम A के लिए। अलर्ट जी, इसी तरह से हम सेकंड की भी निकाल सकते हैं। सो 25 डिवाइड्स बाय 1000, सो दिस वुड बी 0.025। लाइकवाइज 0.025, 100 डिवाइड बाय 1000, दिस वुड बी 0.1। लाइकवाइज सो सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है ये प्रोपोर्शनल सिलेक्शन का, जिसमें आप इंडिविजुअल फिटनेस को डिवाइड करते हैं सम ऑफ होल पॉपुलेशन की फिटनेस के साथ। 0.075 0.1। सो ये था सिलेक्शन प्रोसेस का जो सेकंड एल्गोरिथम। फर्स्ट वन रैंडम हमने देखा था एंड द सेकंड वन प्रोपोर्शनल सिलेक्शन का है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आ जाएगा, उसको हम रैंक बेस्ड सिलेक्शन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। पहले इसकी स्लाइड्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके बाद उसकी हम रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे।